हेलो स्टूडेंट। तो कल के लेक्चर में हमने देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें टेम्परेचर चेंज करना हो तो उसको कितना हीट हमको देने की ज़रूरत है, और वो फार्मूला हमने क्या बताया था कि Q जो होगा वो होगा एम सी डेल्टा टी। ठीक है, तो ये क्या है, Q जो है वो हीट गिवन है या हीट टेकन है। अगर आप हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर आप हीट एक्सट्रैक्ट करोगे तो टेम्परेचर घटेगा। एम उसका मास है और सी उसकी स्पेसिफिक हीट है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप मेरा लेक्चर देखोगे तो आपको ये लग सकता है कि सर तो रैंडम टॉपिक पढ़ा रहे हैं। मैं एक्चुअली रैंडम टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने जैसे पहले लेक्चर में कहा था कि ये थर्मोडायनामिक्स का कोर्स देने से पहले मैं उन सारी चीज़ों को एक बार डिस्कस कर लेना चाहता हूँ जो थर्मोडायनामिक्स में हमको इस्तेमाल होंगी। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको अचानक से ये बता रहा हूँ, इक्विपार्टीशन थ्योरम बता रहा हूँ। अब इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहती है कि हर द थर्मल एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के टी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आपको फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम पता ही नहीं है, तो वो बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं वो छोटे छोटे टॉपिक, जिन टॉपिक की हमको थर्मोडायनामिक्स में या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ज़रूरत पड़ने वाली है, उनको मैं एक एक करके पहले कर रहा हूँ। उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट हैं उसमें जाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि अभी एग्जैक्टली थर्मोडायनामिक्स की शुरुआत नहीं हुई है। ठीक, तो उसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि कल हमने ये देखा था, ये क्या है, हीट गिवन और टेकन इन चेंजिंग टेम्परेचर। अगर आप किसी चीज़ का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो या किसी चीज़ में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चाहे वो टेम्परेचर बढ़ रहा हो चाहे वो टेम्परेचर घट रहा हो, तो जो हीट देनी पड़ेगी या हीट उसको उसे हमें मिलेगी वो इतनी। ये हमारा कल का टॉपिक था। आज का टॉपिक जो है हमारा वो इसी का थोड़ा सा और आगे का एक्सटेंशन है, इसी तरीके की बात है। आपने देखा कि आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ था, आइस था। तो जब ये आइस जो है पानी में बदलता है तो कैसे बदलता है, या भाप में बदलता है तो कैसे बदलता है, हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये तो सॉलिड था। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि आइस सॉलिड है, फिर ये काय में बदल गया, वाटर में, जो कि लिक्विड है, और इसके बाद ये काय में बदल गया, वेपर में, जो कि गैस है। ये नॉर्मली हमको दिखता है, लेकिन एक्चुअली कैसे होता है, जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस है तो जब ये 0 डिग्री, ऐसा नहीं है कि ये सीधे वाटर में बदल जाएगा। पहले क्या होगा, तो नॉर्मली दो स्टेप होते हैं, दो तरीके से एनर्जी ली जाती है या दो तरीके से एनर्जी दी जाती है। एक, एनर्जी लेने में आपका टेम्परेचर चेंज होता है, और दूसरे, एनर्जी लेने में या देने में आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो जो कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, जिसे हम स्पेसिफिक हीट का डिस्कशन कह रहे थे, उसमें ये होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हमको जो हीट देनी होती है वो स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड होती है। लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा है। यहाँ अगर आपको आइस को वाटर में बदलना है किसी डिग्री टेम्परेचर के, तो पहले क्या होगा कि 0 डिग्री का आइस जो है वो 0 डिग्री के वाटर में बदलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नो टेम्परेचर चेंज। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई, आइस था सॉलिड और वाटर था लिक्विड, यानी कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड फेज चेंज। हिंदी में बोलते हैं इसको हम अवस्था परिवर्तन।
इसका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। तो ये वाला जो डिस्कशन है वो हम आज के टॉपिक में करने वाले हैं। तो पहले हम डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन में चले जाएंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट के, जिसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट, या इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि किसी ऑब्जेक्ट के अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा दी जाती है या ऊर्जा दी जाती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू एम एल। ठीक, एल क्या है? वो है लेटेंट हीट। ठीक, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन निकालूं तो कितना हो जाएगा? इतना। क्या हो जाएगा कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के अवस्था परिवर्तन को दी गई ऊष्मा उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है, या द एनर्जी गिवन पर यूनिट मास टू चेंज द फेज ऑफ द ऑब्जेक्ट और फेज ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा कैलोरी पर केजी। ठीक है, तो अब जरा हम देखते हैं कि अगर हमें पानी बर्फ से भाप बनानी तो कैसे बन रही है। अच्छा, ये जो ऊष्मा है ये जूल पर केजी भी हो सकती है और ग्राम में भी हो सकती है। वो आपको जब जरूरत पड़ेगा तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सारे यूनिट एमकेएस सिस्टम में होनी चाहिए, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। अब अगर हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस से हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर तक जाना है तो कैसे करना पड़ेगा, जरा इसको देखते हैं। पहले क्या होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइस है वो होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अच्छा, ये हो कैसे रहा है कि आपको पता है कि जो जब कोई बर्फ पिघलती है तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे पिघलती है, क्योंकि आपको याद होगा गलनांक एक मेल्टिंग पॉइंट एक डेफिनेशन थी कि द द टेम्परेचर एट विच समथिंग स्टार्ट आई मीन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट, और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर है। ऐसे ही बॉइलिंग एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। तो 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर बनी, कितनी हीट लगी यहाँ पे? m इंटू एल। मुझे नहीं पता कि मान लो m किलोग्राम बर्फ था आपके पास, तो ये हो गया आपका Q1। ठीक, Q1 इज इक्वल टू एम एल। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है। अब इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को आपको कन्वर्ट करना है काय में? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। तो ये हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर। देखो यहाँ पे क्या हुआ, नो टेम्परेचर चेंज, यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन फेज चेंज हुआ। ये आइस सॉलिड था और ये लिक्विड बन गया। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में ही कन्वर्ट होगा, यानी कि यहाँ पे भी लिक्विड था, यहाँ पे भी लिक्विड था। तो यहाँ फेज चेंज नहीं हुई लेकिन टेम्परेचर चेंज हुआ। तो जो हीट होगी वो कितनी हो जाएगी? एम सी डेल्टा टी। और डेल्टा टी कितना हुआ? 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मान लो आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में नहीं बदला होता तो किसी टी डिग्री सेंटीग्रेड तक बदला होता तो आप टेम्परेचर चेंज निकाल लेते T-0 करके। ठीक है, अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदलने की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर पानी को भाप बनना है तो उसको भाप बनने के लिए उबलना पड़ेगा, मतलब वेपराइजेशन होना पड़ेगा। और वेपराइजेशन जो है, मतलब जो बॉइलिंग है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है वाटर के लिए। इसके बाद क्या होगा कि इसको फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में। ठीक,
तो अब यहाँ से जब वेपर थी वो लिक्विड, जो ये लिक्विड था 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, और यहाँ पे ये बन गया गैस। तो यहाँ से जब आप गए यहाँ पे, तो फिर से टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ये देखो ये टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन फेज चेंज हुई, ये लिक्विड से गैस में बदल गया। ठीक, तो यहाँ पे जो हीट लगेगी वो हो जाएगी Q3, और वो हो जाएगी M×L। हम ये मान रहे हैं कि कोई मास लॉस नहीं हुआ है। ठीक, जितना यहाँ पे मास था उतना ही मास वहाँ पे है, मास लॉस नहीं हुआ, मतलब पानी कहीं गिरा नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। तो देखो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में बदलने के लिए ये 3 काम हुए। 2 बार तो फेज चेंज हुआ, एक बार यहाँ पे फेज चेंज हुआ, एक बार वहाँ पे फेज चेंज हुआ, और एक बार इसका टेम्परेचर चेंज हुआ। ठीक, तो जो टोटल हीट हो गई वो कितनी हो गई हमारे पास, टोटल हीट हो गई, पहले हुआ ml यहाँ पे। ठीक, लेकिन एक अंतर ये हुआ कि यहाँ पे ये जो लेटेंट हीट है वो किसकी है, आइस की लेटेंट हीट है। ठीक, आइस की, क्योंकि आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, फेज चेंज हो रहा है तो, और यहाँ पे वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हुई। ठीक, तो ये हुआ हमारे पास इतना, फिर हुआ mc∆T, और फिर हुआ हमारे पास ml वेपराइजेशन। तो 3 जो हीट हमारी इस्तेमाल हुई। ठीक, अच्छा, तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो सीधे सॉलिड से वेपर में बदल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि सॉलिड है हमारे पास और ये सीधे से वेपर में बदल जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे बर्फ जब पानी में बदल रही थी उसे मेल्टिंग बोल रहे थे, जब पानी भाप में बदल रहा था तो उसे हम वेपराइजेशन कह रहे थे। ऐसे ही जब ये सॉलिड जब वेपर में बदलता है तो हम इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। लेकिन ये सारे प्रोसेस जो हैं वो हम लोग फेज ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे, फेज ट्रांजिशन। ठीक, अभी इसको नहीं पढ़ रहे हैं हम। अभी हम, जैसे हमने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई, वर्क डन बताया, सॉलिड और इंटरनल एनर्जी बताई, हीट एक्सचेंज बताई, फिर हीट एक्सचेंज कितने तरीके से हो सकती है, एक वो हो सकता है जिसमें आपको टेम्परेचर चेंज करना पड़ रहा है, एक वो हो सकता है जिसमें आपको आ, उसका फेज चेंज करना पड़ रहा है। तो ये छोटी छोटी बात बताइए, अभी ये पूरा डिटेल टॉपिक है फेज ट्रांजिशन, जिसको हम लोग बाद में जाके कवर करेंगे। ठीक, तो ये जो सब्लिमेशन वाला जो पार्ट है इसकी जो डिटेल है वो हम लोग वहीं पे डिस्कस करेंगे। नॉर्मल जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें इसी तरीके का होता है कि टेम्परेचर चेंज हुआ या फेज चेंज हुआ, और वो भी जो फेज चेंज हुआ सिंपल फेज चेंज हुआ। फेज ट्रांजिशन जिसको फेज चेंज है वो भी कई तरीके का होता है, जैसे एक होता है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, एक होता है सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, तो वो इसीलिए डिटेल को हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। तो जैसे इसके नाम से क्लियर है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, हम ये देखना चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना फ्री है घूमने के लिए। तो नॉर्मली जब हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन देखते हैं तो हमारा जो मोशन होता है वो 3 डायरेक्शन में होता है। ठीक है, देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये इस प्लेन में है, और ये जो जेड एक्सिस है नॉर्मली इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। हम इसको ऐसे बना देते हैं क्योंकि हमें आ, बाहर की तरफ इस एक्सिस को नहीं दिखा सकते। तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है
और इसको अगर मुझे इसकी पोजीशन को दिखाना है तो उसके पोजीशन दिखाने का कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक, तो एक एक फॉर एग्जांपल ये कमरा ले लो, इसमें ये एक एक्सिस है, एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। ठीक है, ये तीन दीवारें जो दिख रही है, उस वो जो कोना दिख रहा है वहाँ पे, उस कोने को आप मान लो कि वो एक ओरिजिन है। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया हमारा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। तो एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई, एक जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। अब यहाँ कोई मक्खी उड़ रही है, तो किसी टाइम पे जब मैंने फोटो खींचा तो मक्खी का जो कोऑर्डिनेट था वो कुछ एक्स वाई जेड था। अब मक्खी उड़ गई, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ पे थी वो, ये P1 पोजीशन थी, फिर उड़ के यहाँ पहुँच गई वो, ये P2 हो गई। तो ये हो गया एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। तो जब मक्खी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उड़ के गई तो उसके सारे कोऑर्डिनेट चेंज हुए, सारे कोऑर्डिनेट चेंज हुए और इस तरीके से चेंज हुए कि उनका कोई आपस में कंट्रोल नहीं था, क्योंकि मक्खी तीनों डायमेंशन में उड़ने के लिए फ्री थी। ठीक है, तो हम बोलते हैं, तो ये अगर हम बात करते हैं बी की, ठीक, तो इसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई? 3 डिग्रीज ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 डिग्री फ्रीडम कैसे हुई? क्योंकि मक्खी को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, और पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो एक्स में भी जा सकता है, एक्स में जाने के लिए फ्री है, वाई में जाने के लिए फ्री है और जेड में जाने के लिए फ्री है। ठीक, और उन तीनों में कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक्स डबल होगा तो वाई भी डबल होगा, ऐसा नहीं है कि एक्स एक्स डबल होगा तो वाई हाफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मक्खी कहीं भी जा सकती है। ठीक, तो उसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई। तो ये मोटी मोटी डेफिनेशन है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। अच्छा, और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे एक ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है जो इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो मोशन है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की, तो क्या होती है? जैसे आपको मैं जब थर्मोडायनामिक पैरामीटर के बारे में बता रहा था, प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा था, तो मैंने कहा था कि किसी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी, मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जिसकी हेल्प से हम सिस्टम को फुली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेम चीज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स required, the minimum number of coordinates required to describe a system completely is called the degrees of freedom। यहाँ पे इस चिड़ी, ये जो मक्खी वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि उस मक्खी के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमको 3 कोऑर्डिनेट आराम से चाहिए। अगर 3 से कम होगा तो काम नहीं चलेगा। अगर उसमें कोई बंधन हो तब अलग बात है। फिलहाल अभी हम बंधन की कोई बात नहीं कर रहे, बंधन मतलब जिसको कंस्ट्रेंट कहते हैं, कंस्ट्रेंट की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम एकदम सिंपल बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रेंट क्या होता है। कंस्ट्रेंट ये बताता है कि वो क्या नहीं कर सकती है। अभी देता हूँ मैं इसका एग्जाम्पल। जैसे ये मक्खी आराम से उड़ रही थी, क्योंकि ये कहीं इस कोई इस पर बाउंडेशन नहीं था, तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 3। अब देखो, अगर मान लो मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ी देर में ले लेते हैं। मान लो कि मक्खी की पूंछ को मैंने एक डोरी से बांध दिया, मक्खी की पूंछ को एक डोरी से बांध दिया, तो मक्खी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने हो जाएंगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक, लेकिन हमें पता है कि अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है तो इसमें और इसमें रिलेशन जो होगा वो ये होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये बंधन हो गया। बंधन ये हो गया, जैसे पहले ये कहीं से भी उड़ के कहीं भी पहुंच जा रही थी, तो एक्स इंडिपेंडेंटली बदल पा रहा था, वाई इंडिपेंडेंटली बदल पा रहा था और जेड इंडिपेंडेंटली बदल पा रहा था। लेकिन अब वैसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि ये फिक्स हो गया। अब मक्खी जा तो कहीं भी सकती है इसमें, लेकिन वो इतनी दूर से ज्यादा नहीं जा सकती, आर से ज्यादा दूर नहीं जा सकती। अगर उसे यहाँ से यहाँ जाना है तो एक्स और वाई और जेड को इस तरीके से चेंज होना पड़ेगा कि उनका जो स्क्वायर का जो सम है वो आर स्क्वायर के बराबर हो। इसको हम लोग बोलते हैं बंधन, या इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रेंट। तो जब पहले था तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि
तीनों कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से आराम से चेंज हो रहे थे। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 3। लेकिन जैसे ही मैंने ये कर दिया, अब जरा देखो जेड को देखो जरा, अगर मैं जेड निकालना चाहूँ तो जेड आएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आर फिक्स है, आर कांस्टेंट है, तो सिर्फ एक्स और वाई ही इंडिपेंडेंटली चेंज हो पाएंगे। जेड जो है वो एक्स और वाई पर डिपेंड करेगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए? 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 हो गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेड की बात है, अगर तुम जेड नहीं लिखना चाहते तो एक्स लिख लो, तो ये फार्मूला ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। लेकिन बात अभी भी वही रही, हमने क्या कहा था कि व्हाट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैरामीटर और कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब ए सिस्टम कंप्लीटली इज कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक, तो यहाँ पे उस चिड़ी जो हमारी मक्खी उड़ रही थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने कहा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा देर में अभी और आगे आऊँगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों बोला था मैंने। तो इस मक्खी को के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत थी, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट आपस में जुड़े हुए नहीं थे, वो फ्री थे। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 थी। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि नहीं, मक्खी जो है वो आर रेडियस से आगे नहीं जा पाएगी, तो जैसे ही हमने कहा कि आर रेडियस से जाए, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब ये रिलेशन आ गया तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गया, यानी कि ये तो चेंज हो सकते हैं लेकिन इसको इसके हिसाब से ही चेंज होना पड़ेगा। यानी एक्स और वाई आपस में इस तरीके से चेंज होंगे कि जेड को इस पैरामीटर को फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली हम वाई भी लिख सकते हैं और सिमिलरली हम एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम एक्स की बात कर रहे थे या हम वाई की बात कर रहे थे, हम जेड की बात कर रहे थे। इंपॉर्टेंट ये है कि नाउ वी नीड 2 कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द सिस्टम। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक, अच्छा, और अब थोड़ा सा जरा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि ये हमारे पास है और यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होके एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट छोटा सा था, उसके वो सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा था, उसका इंटरनल मोशन हमें एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। लेकिन अगर जब बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इस बड़े ऑब्जेक्ट में भी 3 एक्सिस मान सकते हो। तो पहली बात तो ये है कि ये जो है ये कहीं भी जा सकता है, ये एक्स में भी जा सकता है, ये वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। 3 एक्सिस जा रहा है। लेकिन इधर जाते समय या इधर जाते समय या इधर जाते समय ये घूम भी सकता है। ठीक, और वो जो छोटी सी मक्खी थी वो घूम रही थी तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो घूम रही है। वो पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल रहा था मैं ना, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रिजिड ऑब्जेक्ट है। तब क्या होगा? तब ये होगा कि ये इस एक्सिस के अलाउंग भी घूम सकता है, ये इस एक्सिस के अलाउंग भी घूम सकता है और ये इस एक्सिस के अलाउंग भी घूम सकता है। उसके अलावा ये एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है और जेड डायरेक्शन में जा सकता है। तो इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी 3 तो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। 3 कोऑर्डिनेट कौन से? जो अच्छा, एक और बात है कि जो इस तरीके का मोशन होता है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक, कि ऐसे समझ लो कि 3, एक तो एक्स वाई और जेड की जरूरत पड़ेगी। ये कौन से कोऑर्डिनेट हो गए? ट्रांसलेशनल कोऑर्डिनेट। ठीक, और इसको 3 रोटेशन की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएगा थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड। तो इसको जो सिस्टम को, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत है। तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 है। ठीक, तो फिर से एक बार बात करते हैं कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहती है द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इज कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हमने देखा था कि एक मक्खी जब उड़ रही है तो वो फ्री है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में जाने के लिए, तो हम उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 बोल रहे थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे थे उसको। फिर हमने क्या करा? मक्खी की पूंछ को एक रस्सी से बांध दिया।
अब मक्खी उड़ तो किधर भी सकती है, किसी दिशा में भी उड़ सकती है, लेकिन वो कभी भी आर डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं जा सकती। जब आर डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं जा सकती मतलब अब उसका मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गया। मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गया तो तीनों आपस में इंडिपेंडेंटली चेंज नहीं हो पाएंगे। यहाँ मक्खी वाले एग्जाम्पल में वो तीनों इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहे थे। मक्खी कभी यहाँ थी, 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 कहीं भी जा रही थी वो, और उसको कोई परवाह नहीं थी कि एक्स वाई जेड कहाँ कैसे चेंज हो रहा है, वो कैसे भी चेंज हो सकता था। लेकिन यहाँ पे अगर ये फिक्स कर दिया तुमने तो तुम्हारा जो एक्स वाई जेड है वो फिक्स हो जाएगा, फिक्स नहीं रहेगा। या तो दो ही कोऑर्डिनेट होंगे जिनको तुम चेंज कर पाओगे, तीसरा तुम्हें अपने आप फिक्स हो जाएगा आर की वजह से। अब वो जेड भी हो सकता है, वो एक्स भी हो सकता है, वो वाई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई 2 हो गई। तीसरा हमने एग्जाम्पल लिया कि एक रिजिड बॉडी है। ये कैसी बॉडी है? रिजिड बॉडी। ठीक, तो रिजिड बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकता है और रिजिड बॉडी में रोटेशन भी हो सकता है। जब तक वो कहीं से बंधी बंधी नहीं है, ऐसी पत्थर तुमने उठाया और फेंक दिया तो पत्थर घूमता हुआ जा रहा है और ऐसे जा रहा है। तो जो इस तरीके का मोशन होता है उसे ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं, चाहे वो एक्स दिशा में हो, चाहे वाई दिशा में हो, चाहे जेड दिशा में हो। ठीक, तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई इसकी और 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। ठीक, जो ये 3 दिशा में, ये ऐसे भी घूम सकता है, ये ऐसे भी घूम सकता है, ये ऐसे भी घूम सकता है। ठीक, तो हमारे पास ये कितनी हुई? 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, चलो अब वो हम अपना दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो हमने उस समय बनाया था। ये कोई बॉक्स है और फ्रिक्शन फ्रिक्शन 0 है और ये ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। तो हमने ऐसे करके खींचा, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक, अब ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ना तो ये इधर जा पा रहा है और ना इस वाली एक्सिस में आ पा रहा है। ठीक, तो इसकी ये सिर्फ इसी दिशा में मोशन अपना कर पा रहा है। तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? 1 हुई। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। इसकी जरूरत कहाँ पड़ने वाली है हमको? क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम लोग? जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तो काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस में अलग अलग तरीके के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो अलग अलग होती है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमने एक चीज़ देखी कि जब एक सिंपल ऑब्जेक्ट, सिंपल पॉइंट पार्टिकल था जिसे हम बी कह रहे थे, वो एक तरीके का मोशन था ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन जितनी दिशा में हो सकता है उतने तरीके की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी। रोटेशनल मोशन जितनी दिशा में देखो, तो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन 2 अलग अलग तरीके का मोशन है। अब रोटेशनल मोशन जितनी दिशा में हो सकता है उतनी तरीके का हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया। यानी कि जितने तरीके का मोशन हो सकता है उतने तरीके की हमें उसके हिसाब से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम खोजनी पड़ेगी। ठीक, अब क्या क्या मोशन हो सकता है? एक तो ये हो सकता है तुम्हारा सिंपल की ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है जिसे हम ट्रांसलेशनल मोशन कह रहे थे। दूसरा हो सकता है कि वो रोटेशन हो रहा हो, तो रोटेशनल मोशन बोल रहे थे। तीसरा हो सकता है कि वाइब्रेशनल हो रहा हो मोशन, वाइब्रेशन हो रहे हैं। ठीक, आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में 2 वो होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो एक्चुअली बॉन्ड एक कोई लोहे की, ऐसा ऐसा नहीं होता है। हमें लगता है कि बॉन्ड बन गया और हम सोचते हैं कि ऐसे बॉन्ड होता है। नहीं, ऐसा कोई लोहे की रॉड टाइप का सिस्टम नहीं होता है। बॉन्ड जो होता है एक फ्लेक्सिबल सेटअप होता है। हाँ, आइडियली हम ये मानते थे कि बॉन्ड फिक्स है, हम ये मानते थे कि बॉन्ड लेंथ फिक्स है।
लेकिन एक्चुअली होता नहीं है ऐसा। बॉन्ड आप इलास्टिसिटी वाला चैप्टर को याद करो, आपको उसमें एग्जांपल दिया जाता था कि जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो वापस छोड़ने पर स्प्रिंग वापस अपना वो ले लेती है, जब स्प्रिंग को दबाते हैं तो फिर वो छोड़ने पर वापस अपने वो ले लेती है। कैसे हो रहा है? जो भी सिस्टम बना है वो एक इक्विलिब्रियम में है। उस इक्विलिब्रियम में उसमें कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं, कुछ रिपल्सिव फोर्स लग रहे हैं, जैसे इंटर एटॉमिक इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल रहे थे हम। वो कहाँ से आते हैं? जब दो एटम्स हैं या दो मॉलिक्यूल हैं तो उनमें न्यूक्लियस है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ रिपल कर रहे हैं, इस तरीके से होता था। तो उन सबका जो नेट फोर्स होता था उसे हम इंटर एटॉमिक इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते थे। तो जब कोई मॉलिक्यूल बन गया तो वो सेट हो गया वहाँ पे, यानी कि अब उस सिचुएशन में उसकी जो नेट फोर्स है वो जीरो है। अगर आप उसको खींचते हो तो वो फोर्स को बढ़ा रहे हो तो वो वापस आना चाहता है, और उसे दबा रहे हो तो भी फोर्स बढ़ा रहे हो तो भी वो वापस आना चाहता है। बिल्कुल वैसा ही है। तो हमारे पास क्या क्या मोशन हो सकते हैं हम देख रहे हैं कि एक तो ट्रांसलेशन हो सकता है, दूसरा रोटेशन हो सकता है, तीसरा वाइब्रेशनल हो सकता है। ठीक। एक और चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं टॉर्जन टाइप। क्या? जैसे ये आपके पास कोई रॉड है, आप इसको ऐसे ऐसे बाइंड कर रहे हो, तो बाइंड करने की वजह से इसमें एक वो प्रोड्यूस हो रहा है, जब छोड़ोगे देखो वापस आ जाएगा ये। ठीक। तो इसे हम लोग बोलते हैं। तो अब देखो जरा, अगर हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल है, आर्गन मॉलिक्यूल है, मान लो आर्गन एटम है, तो ये तो सिंगल एटम होगा, ये तो बहुत बड़ा बना दिया मैंने। आर्गन एटम छोटा सा होगा क्योंकि सब एटम छोटे ही होते हैं। तो अब जब हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल है, मतलब सिंगल एटम है, तो इसमें क्या हो सकता है? ये रोटेट तो कर नहीं सकता, तो इसमें जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई वो 3 हो गई। ठीक। 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अच्छा, डायटोमिक मॉलिक्यूल हो तो क्या होगा? अब डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या क्या कर सकता है? देखो, ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है। ठीक। लेकिन अच्छा, रोटेशन कैसा हो सकता है इसका? इसका एक रोटेशन तो ऐसे हो सकता है। ठीक। एक रोटेशन, देखो, एक रोटेशन इसके अबाउट हो सकता है क्योंकि ये ऐसे घूम सकता है। एक रोटेशन इसके अबाउट हो सकता है, मतलब ये ऐसे घूम सकता है। ठीक। तो इसमें हमारे पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुई और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई, तो टोटल कितनी हो गई? 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक। तो जब आप सिस्टम को एनालाइज कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें कितने तरीके की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ने जाएंगे तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ते समय हम लोग बात करेंगे कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT फॉर ए गैस। तो वो कैसे बोल रहे हैं? वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 3 है। और इक्वी पार्टीशन थ्योरम क्या कहती है? इक्वी पार्टीशन थ्योरम ये कहती है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज दिस। एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो हमारे पास अगर एक गैस है जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसमें 3 वो हो सकते हैं ट्रांसलेशन मोशन, एक्स वाई जेड। तो आपकी जो नॉर्मल गैस होती है उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kT। ये मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहा हूँ, डायटोमिक होता तो अलग होता, लेकिन ये आपने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक।
ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ही इन सब चीज़ों की हमारी को जरूरत पड़ने वाली है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा एक बड़ा पोर्शन जो अंडरस्टैंडिंग वाला है कंप्लीट हो जाएगा। फिर धीरे से हम जो थर्मोडायनेमिक्स के जो मेन टॉपिक हैं उन पे जाने लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों के जो कमेंट होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू।